दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक 32 साल का आईपीएस अफसर जिसने नक्सल प्रभावित जिलों में पोस्टिंग पाकर आतंक मचा रखा था, जिसने अपराधियों को मान से निकालकर सलाखों के पीछे डाला, जिसने अपने नाम से पूरे विभाग में एक दहशत बना रखी थी, वो अचानक एक दिन एक गांव की 16 साल की लड़की से शादी कर लेता है। क्या ऐसा कोई अफसर पागल हो सकता है, या उसके इस फैसले के पीछे कोई बेहद गहरा रहस्य छिपा होता है? आखिर कोई हाई प्रोफाइल पढ़ा लिखा और बेहद अनुशासित आईपीएस अफसर इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का जोखिम क्यों उठाएगा? वह भी एक ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर हर चीज को तोड़ मरोड़ कर वायरल कर दिया जाता है। क्या वह लड़की कोई खास है, या कोई मजबूरी थी जो इस शादी के लिए अफसर ने ना कानून देखा ना समाज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो एक अजीब सी खुशी होती है। लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक सुदूर जिले के उस गांव में जहां अभी तक ना ढंग की सड़क थी, ना कोई मेडिकल सुविधा, वहीं इस कहानी की शुरुआत होती है। गांव का नाम था देवगढ़, जहां के लोग आज भी सुबह उठकर सबसे पहले हैंडपंप पर लाइन लगाते हैं और रात को लालटेन बुझाकर सोते हैं। इसी गांव की एक झोपड़ी में रहती थी 16 साल की प्रिया, जिसकी मां खेतों में मजदूरी करती थी और बाप उसे तो किसी ने कई सालों से देखा ही नहीं था। गांव में चर्चा थी कि बाप किसी हादसे के बाद घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौटा नहीं। प्रिया पढ़ने में तेज थी, लेकिन 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई बंद कर दी गई, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे और मां चाहती थी कि अब वह घर के काम में हाथ बटाए। लेकिन क्या कोई लड़की जिसके बाद कर दी गई अंदर आग हो, जिसे सपने देखने की आदत हो, वह इतनी आसानी से हार मान सकती है? प्रिया अक्सर स्कूल की पुरानी किताबें पलटती थी और पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखती थी। लेकिन क्या किस्मत उसे यह मौका देने वाली थी, या उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था? इसी गांव में एक दिन अचानक हलचल मच गई। गांव के स्कूल के पास एक लंबी गाड़ी रुकी। उसमें से उतरा एक शानदार यूनिफॉर्म पहने अफसर। कंधों पर 3 सितारे, आंखों में सख्ती, चाल में अधिकार। गांव वालों ने जब नाम सुना तो दंग रह गए। आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधी थरथरा जाते थे। वो इस गांव में क्या कर रहे थे? कुछ लोग बोले कि किसी केस के सिलसिले में आए हैं, कुछ बोले कि बचपन में यही के थे, अब लौटे हैं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उसी शाम आईपीएस विक्रम सिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत में सभी बुजुर्गों को बुलाया और जो बात उन्होंने वहां कही, उसने पूरे गांव की जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, मैं इस गांव की बेटी प्रिया से विवाह करना चाहता हूं। क्या एक आईपीएस अफसर ऐसे खुलेआम अपनी बात रखता है? क्या वह जानता नहीं कि लड़की नाबालिग है? क्या उसे कानून का डर नहीं, या उसके पास ऐसा राज है जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है? प्रिया की मां तो हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा अफसर उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह शादी किसी जरूरी मजबूरी में हो रही थी, या अफसर का दिल वाकई एक गरीब लड़की के लिए धड़क गया था? पूरे गांव में घमाघमी बढ़ गई।
सोशल मीडिया पर बात वायरल हो गई। कुछ लोग आईपीएस की तारीफ कर रहे थे तो कुछ इस शादी को कानूनी अपराध कहकर विरोध कर रहे थे। लेकिन क्या कानून के जानकार आईपीएस अफसर इतने बड़े फैसले से पहले सब कुछ सोच नहीं लेते? क्या उन्होंने जानबूझकर अपने करियर को खतरे में डाला था? और सबसे बड़ा सवाल, प्रिया क्या चाहती थी? क्या उसने यह शादी खुशी से की या उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था? शादी सादगी से हुई, ना बैंड बाजा ना बारात, सिर्फ थाने में 2 गवाह, एक पंडित और दोनों के हस्ताक्षर। लेकिन क्या यह शादी सिर्फ दिखावा थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा था? शादी के 7 दिन बाद वह घटना घटी जिसने पूरे जिले को हिला दिया। पर उस पर पहुंचने से पहले आपको जानना होगा कि इस आईपीएस अफसर के दिमाग में क्या चल रहा था और प्रिया के जीवन में कौन सा ऐसा राज था जिसे जानने के बाद विक्रम सिंह राठौड़ ने यह कदम उठाया। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिन में ऐसा क्या हुआ जो इस शादी को देश भर की हेडलाइन बना गया? शादी के बाद पहले 7 दिन सब कुछ सामान्य दिखा। आईपीएस विक्रम सिंह राठौड़ ने जिला मुख्यालय से छुट्टी ली और प्रिया को अपने साथ सरकारी गेस्ट हाउस में रखा। ना तो मीडिया को कोई इंटरव्यू दिया गया, ना ही किसी अफसर ने उनसे कोई सवाल किया। लेकिन क्या एक आईपीएस अफसर की जिंदगी इतनी निजी हो सकती है? क्या समाज, कानून और मीडिया चुप बैठ सकता है जब एक 32 साल का अफसर एक 16 साल की नाबालिग लड़की से विवाह करता है? क्या इस शादी में कुछ ऐसा था जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा था? गेस्ट हाउस की दीवारों के पीछे कोई नजरों से बचकर हर दिन कुछ ना कुछ नोट कर रहा था। 7वें दिन की सुबह जब प्रिया उस गेस्ट हाउस के बाहर अकेली खड़ी थी तो उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। क्या वो डर रही थी? क्या उसे किसी खतरे का आभास हो गया था? या फिर अब वह उस सच्चाई से टकरा चुकी थी जिसे सिर्फ वही जानती थी? और सवाल यह भी, विक्रम सिंह कहाँ थे? उस वक्त पुलिस लाइन से एक फोन आया। सर, हमें सूचना मिली है कि एक गैंग जो 2 साल से फरार है वह इसी जिले के एक गांव में छिपा है। यह खबर सुनते ही विक्रम सिंह राठौड़ की आंखों में बिजली दौड़ गई। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, सुरक्षा घेरा बनाओ, लेकिन किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे वहां अकेले जाने दो। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आईपीएस अफसर खुद बिना फोर्स के ऐसी जगह अकेले जाने को कहे जहां खूंखार गैंग के छिपे होने की सूचना हो? वह गांव वहीं था, देवगढ़, जहां प्रिया रहती थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था कि उसी गांव में एक खतरनाक गिरोह का पता चला, या विक्रम पहले से यह सब जानते थे? और क्या प्रिया का इस सब से कोई संबंध था? जब विक्रम गांव पहुंचे तो एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की तरफ बढ़े। वहीं खड़े एक बुजुर्ग ने उन्हें देखते ही कहा, आप वही है ना जिनके पिता? लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, विक्रम ने हाथ उठाकर इशारा किया कि चुप हो जाए। क्या उस बुजुर्ग के पास कोई ऐसा राज था जिसे दुनिया जान नहीं सकती थी? विक्रम हवेली के अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर में वहां से गोली चलने की आवाज आई। क्या वहां किसी का एनकाउंटर हुआ या फिर कोई और खेल चल रहा था? जब पुलिस की टीम पहुंची तो देखा कमरे में 3 अपराधी बंधे हुए थे। एक टेबल पर बंदूक रखी थी और विक्रम सिंह उनके सामने बैठकर पूछताछ कर रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ पूछताछ ही हो रही थी, या इस गिरोह के पास वह रहस्य था जिसे विक्रम सालों से खोज रहे थे? इसी बीच गेस्ट हाउस में प्रिया के साथ एक अनहोनी हो चुकी थी। किसी ने प्रिया के कमरे में घुसने की कोशिश की थी। कौन था वो और क्यों? जैसे ही यह खबर विक्रम को मिली, वह दौड़ते हुए गाड़ी में बैठकर वापस गेस्ट हाउस पहुंचे। रास्ते में उनकी आंखों में वह क्रोध था जो उन्होंने शायद नक्सली ऑपरेशन के समय दिखाया था। क्या उन्हें लग गया था कि प्रिया अब सुरक्षित नहीं है? और सवाल यह भी, आखिर क्यों कोई प्रिया को मारना चाहता था? गेस्ट हाउस में पहुंचते ही विक्रम ने पूरे कमरे की तलाशी ली। प्रिया को उन्होंने अंदर बंद कमरे में छुपा दिया था, लेकिन बाहर के दरवाजे पर खून के निशान थे।
किसी ने जानबूझकर वहां डर पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन आखिर क्यों? अब विक्रम ने खुद प्रिया से पूछा, प्रिया, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाना नहीं है। बताओ, क्या तुम इन सब लोगों को जानती हो? और प्रिया की आंखों से बहते आंसुओं ने उस रात की सबसे बड़ी सच्चाई को जन्म दिया। प्रिया ने कहा, साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे शादी करेंगे, पर मैं यह भी नहीं चाहती थी कि मैं उस रहस्य को अकेले अपने सीने में दफना दूं। जिस रात मेरे पापा घर छोड़कर गए थे, वह सिर्फ गायब नहीं हुए थे, उन्हें उठाया गया था, और जिन्होंने उठाया था वह कोई आम लोग नहीं थे। अब सवाल था, प्रिया के पापा कहाँ हैं? और क्या विक्रम इस केस को पहले से जानते थे? आईपीएस विक्रम सिंह राठौड़ की आंखों में अब सिर्फ प्यार नहीं था, वहां न्याय की आग थी। उन्होंने धीमे से पूछा, क्या तुम्हारे पापा का नाम राजेश शर्मा था? और प्रिया ने जब हां में सिर हिलाया तो विक्रम कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्न रह गए। क्या विक्रम के पास पहले से यह नाम था? क्या राजेश शर्मा कोई आरोपी था या कोई गवाह? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां आईपीएस अफसर और प्रिया की मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रही थी। क्या अब सच्चाई सामने आने वाली थी? क्या यह शादी सिर्फ एक मिशन का हिस्सा थी, या विक्रम वाकई प्रिया से प्यार करने लगे थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब एक मिशन था तो आने वाले दिनों में और क्या खुलासे होने वाले थे? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया था कि 32 साल के आईपीएस ने 16 साल की लड़की से शादी क्यों की। अब सवाल था कि प्रिया के पिता राजेश शर्मा कौन थे, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ना बेटी जान सकी ना बीवी। क्या कोई सामान्य मजदूर अचानक गायब हो सकता है और किसी को भनक भी ना लगे? और अगर वह वाकई किसी गंभीर केस का हिस्सा था, तो क्या यह शादी उसी केस की चाबी थी? आईपीएस विक्रम सिंह राठौड़ अब इस केस को अपने तरीके से देख रहे थे। उन्होंने अपने लैपटॉप में एक बेहद गुप्त फोल्डर खोला जिसका नाम था ऑपरेशन C17। आखिर इस फोल्डर में क्या था, और C17 नाम किस चीज को दर्शा रहा था? फोल्डर खुलते ही सामने एक पुराना वीडियो चला, 17 साल पुराना। वीडियो में एक आदमी किसी अंधेरी जगह में बैठा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी सांसें तेज थी। कैमरे की आवाज में कोई पूछ रहा था, क्या तुम गवाही दोगे? उस आदमी ने धीमे से जवाब दिया, अगर मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी तो मैं सब कुछ बताऊंगा। आईपीएस विक्रम की आंखें उस स्क्रीन पर जम गई, क्योंकि वह चेहरा कोई और नहीं, प्रिया के पिता राजेश शर्मा का था। क्या प्रिया जानती थी कि उसके पिता सरकारी गवाह थे, या वह अब तक यही समझती रही कि पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे? आईपीएस विक्रम ने प्रिया को वीडियो दिखाया। उसकी आंखें फटी रह गई। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मां ने कभी नहीं बताया कि पापा को कोई उठा ले गया था। हम तो यही समझते रहे कि वह हमें छोड़कर चले गए। लेकिन क्या प्रिया की मां सच में अनजान थी, या उसने जानबूझकर सब छुपाया था? अब तक यह साफ हो चुका था कि विक्रम ने इस शादी को सिर्फ भावनाओं के कारण नहीं चुना था, बल्कि प्रिया की जिंदगी से जुड़े एक पर्याप्त कारण हैटी सोडकर में गहरे मिशन के कारण यह रिश्ता बनाया गया था। लेकिन सवाल उठता है, जब यह मिशन इतना संवेदनशील था तो विक्रम ने खुद ही आगे आकर क्यों इस केस को हाथ में लिया? क्या इसमें उसका कोई निजी रिश्ता भी था? दरअसल 17 साल पहले जब राजेश शर्मा को गवाह बनाया गया था, तब एक सीक्रेट केस में ऑन दौत सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मिली हुई थी। इस केस का संबंध एक देशद्रोही रैकेट से था जो भारत के सीमावर्ती इलाकों से हथियारों की तस्करी कर रहा था। राजेश, जो तब रेलवे में मामूली ठेके पर काम करता था, उसने एक दिन स्टेशन यार्ड में कुछ संदिग्ध ट्रकों की आवाजाही देखी थी। उसने यह खबर गुप्त रूप से पुलिस को दी और बाद में गवाह बन गया। लेकिन जब से उसने बयान दिया, उसके परिवार पर खतरे मंडराने लगे। अब सवाल यह था, क्या राजेश को मार दिया गया था,
या उसे सरकारी सुरक्षा में कहीं छुपा दिया गया था। आईपीएस विक्रम ने अगले दिन सुबह प्रिया को साथ लेकर एक गुप्त ठिकाने की तरफ गाड़ी दौड़ाई। रास्ते में प्रिया ने उनसे पूछा, सर, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप तो बस शादी कर लेते और चुपचाप चले जाते, लेकिन आप इस सब में क्यों उलझ गए? विक्रम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में था तो ऑपरेशन C-17 की फाइल मुझे पढ़ने को दी गई थी। वहीं मैंने जाना कि एक आदमी जिसने देश के लिए जान जोखिम में डाल दी, उसे गुमनाम बना दिया गया और उसकी बेटी एक झोपड़ी में किताबों के पन्ने पलटती रही। तभी मैंने मन में ठान लिया था कि अगर यह केस कभी मेरे हाथ लगेगा तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। और शायद यही कारण था कि किस्मत मुझे उसी जिले में ले आई। क्या यह सच था, या फिर विक्रम के दिल में वाकई कोई कोमल भावना जन्म ले चुकी थी? जब दोनों एक वीरान सीमेंट फैक्ट्री की पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे तो वहां पहले से 2 गाड़ियां खड़ी थी। उसमें से निकले 2 पुराने सीबीआई अधिकारी और एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके चेहरे पर वक्त की मार साफ दिखाई दे रही थी। प्रिया ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें भर आई। पापा, हाँ, वो राजेश शर्मा ही थे। अब सवाल था, वह इतने सालों तक कहां थे और क्यों उन्हें सबके सामने नहीं लाया गया? सीबीआई अफसरों ने समझाया कि राजेश अब भी खतरे में है, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने गवाही दी थी उनके बच्चे अब राजनीति और सिस्टम में ऊपर तक पहुंच चुके थे। अगर राजेश की पहचान उजागर होती तो पूरा सिस्टम हिल सकता था। लेकिन क्या अब भी चुप रहना सही था? प्रिया ने वही सवाल विक्रम से किया। अगर पापा अब भी डर के साए में रहेंगे तो क्या मेरी शादी, मेरा जीवन और आपका यह मिशन सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा? क्या अब विक्रम को कोई अंतिम फैसला लेना होगा? क्या अब वह राजेश को सामने लाकर उन ताकतों का सामना करेगा जो सालों से इस सच्चाई को दबाते आ रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शादी अब सिर्फ एक मिशन थी या इसमें दोनों के दिलों की सच्चाई भी जुड़ चुकी थी? अब जब प्रिया के पिता राजेश शर्मा सामने आ चुके थे और विक्रम सिंह राठौड़ ने मिशन के सारे पर्दे प्रिया के सामने खोल दिए, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया था कि राजेश को अब सार्वजनिक किया जाए या नहीं। अब सवाल था कि क्या इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जाकर कोई आईपीएस अफसर और एक साधारण गांव की लड़की सच्चाई की लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या वे उन रसूखदार चेहरों को बेनकाब कर पाएंगे जो पिछले 17 साल से सत्ता की चादर ओढ़े बैठे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रिया इस लड़ाई में सिर्फ एक बेटी रहेगी या अब वह खुद एक योद्धा बनकर उभरेगी? राजेश शर्मा, जो अब एक नकली नाम के साथ पिछले 17 साल से आंध्र प्रदेश के एक गांव में सरकारी संरक्षण में जी रहे थे, ने अपनी कहानी जब विक्रम और प्रिया के सामने रखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जिन ट्रकों को उन्होंने रेलवे यार्ड में देखा था उनमें हथियार और नकदी थी जो देश के विरोधियों के पास जाने वाली थी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन मेरे बयान के बाद मेरे ऊपर 3 बार जानलेवा हमला हुआ। उस रात मुझे एक गुप्त यूनिट ने निकाल लिया और मेरी बीवी बच्ची को छोड़कर ले गए ताकि मैं जीवित रहूं। क्या यह सिस्टम वाकई गवाहों की रक्षा करता है या फिर उन्हें दफन कर देता है ताकि सत्ता के असली चेहरे उजागर ना हो? प्रिया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके भीतर एक ऐसी आग जल चुकी थी जो अब सिर्फ अफसरों या परिवार तक सीमित नहीं थी। वह अब देश के सामने जाना चाहती थी। उसने विक्रम से कहा, अगर मेरी मां को, मुझे और मेरे पिता को 17 साल तक इस सिस्टम ने खामोश रखा तो अब वक्त है कि हम इस खामोशी को तोड़ें। मैं चुप नहीं बैठने वाली। लेकिन क्या एक नाबालिग लड़की और एक अफसर, जिन्हें अब तक इस केस में व्यक्तिगत रूप से देखा जा रहा था, उन्हें समाज, मीडिया और राजनीति का समर्थन मिलेगा या वह कुचले जाएंगे? विक्रम ने उसी रात निर्णय लिया, प्रिया, अब तुम्हारा नाम सिर्फ इस केस से नहीं जुड़ेगा।
अब तुम्हें तैयार होना होगा एक अलग युद्ध के लिए, सिस्टम के खिलाफ, सच्चाई के लिए, अपने पिता की इज्जत के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह लड़ाई अब दोनों की है। अब उन्होंने दो काम किए। पहला, उन्होंने प्रिया का साक्षात्कार राष्ट्रीय मीडिया चैनल ND7 को ऑफर किया, जो ईमानदार पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। दूसरा, उन्होंने ऑपरेशन C17 की सारी फाइलें RTI के जरिए सार्वजनिक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या मीडिया इस कहानी को ईमानदारी से दिखाएगा या इस शादी को ही मुख्य खबर बनाकर असली मकसद को भटका देगा? ND7 की रिपोर्टर सीमा वर्मा को जब यह स्टोरी मिली तो उन्होंने खुद आकर प्रिया से इंटरव्यू लिया। उन्होंने सीधे प्रिया से पूछा, तुम्हारे पापा की कहानी देश के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन इस शादी को लेकर तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह सिर्फ एक सरकारी मिशन था या इसमें प्यार भी था? प्रिया ने जिस आत्मविश्वास से जवाब दिया, उसने पूरे देश को चौंका दिया। अगर मेरे पापा के लिए एक IPS अफसर ने पूरी दुनिया से लड़ने का फैसला किया है, तो क्या मैं उनके साथ ना खड़ी रहूं? हाँ, हमारी शादी एक मिशन थी, लेकिन मिशन के बीच जो रिश्ता बना वह सच्चा था। मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जो सिर्फ मुझे बचा सके। मैं उस इंसान से जुड़ना चाहती थी जो मेरी लड़ाई में मेरा साथी बने, और विक्रम वही है। क्या अब देश इस रिश्ते को समझेगा या सिर्फ लड़की की उम्र पर सवाल उठाएगा? इंटरव्यू वायरल हुआ। लाखों लोगों ने प्रिया की बातों को सुना। कुछ ने उसका समर्थन किया तो कुछ ने उस पर लांछन लगाए। उधर RTI के जवाब में सरकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि तारा ना तारा ना आभार ऑपरेशन C17 के दस्तावेजों में ऐसा कुछ था जो सत्ता में बैठे लोगों को डरा रहा था। अब विक्रम और प्रिया को धमकियां आने लगी, फोन कॉल्स, ब्लैकमेलिंग, ट्रोलिंग। क्या यह संकेत थे कि अब वे सच के और करीब पहुंच चुके हैं? IPS विक्रम ने प्रिया से कहा, अब दो रास्ते हैं, या तो हम कोर्ट का रुख करें और केस को सार्वजनिक रूप से खोलें, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ देश के सामने रख दें। लेकिन दोनों रास्तों में खतरा है, और अगर तुम पीछे हटना चाहो तो मैं समझूंगा। प्रिया का जवाब साफ था, जब मेरे पापा ने डर कर भी गवाही दी, तो अब मैं डर कर खामोश कैसे रहूं? मैं भी अब गवाही दूंगी, सिर्फ अदालत में नहीं, देश की अदालत में। क्या अब यह बेटी अपने पिता को इंसाफ दिला पाएगी? क्या विक्रम और प्रिया इस देश के सामने सत्ता के वह चेहरे उजागर कर पाएंगे जो पर्दों के पीछे छुपे हैं? और क्या इस लड़ाई में सिर्फ करियर दांव पर लगेगा या जान भी? क्या किसी देश की न्यायपालिका इतना साहस दिखा सकती है कि वह अपने ही सिस्टम के खिलाफ एक साधारण लड़की की आवाज को जगह दे? क्या संसद में बैठे वह लोग, जिनमें से कई कभी नक्सल विरोधी अभियानों के वित्तीय संचालक रहे थे, ऐसे किसी केस को उजागर होने देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक IPS अफसर जिसने सिस्टम की कसम खाई है, उसी सिस्टम की साजिशों को बेनकाब कर सकता है? IPS विक्रम और प्रिया ने मिलकर RTI रिजेक्शन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। ऑपरेशन C17 की फाइलें सार्वजनिक की जाए और राजेश शर्मा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। याचिका दर्ज होते ही पूरा प्रशासन हिल गया। फाइलें जिन दफ्तरों में सालों से बंद थी, उन पर अब सीलबंद नोटिस लगने लगे। कोर्ट में सरकार के वकील ने पहला जवाब दिया, यह एक अत्यंत गोपनीय ऑपरेशन था और देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। क्या देश की सुरक्षा का नाम लेकर हर अपराध, हर साजिश को दबाया जा सकता है? प्रिया ने जब अदालत में शपथ पत्र दिया कि मेरे पापा ने देश के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर कर दी और अब उन्हें गुमनामी में जीने को मजबूर किया गया है, तो न्यायाधीश भी पल भर को मौन हो गए। क्या अब अदालत इस केस को केवल कानूनी दस्तावेजों के आधार पर देखेगी या उस दर्द के साथ जिसमें एक परिवार 17 साल तक बिखरा पड़ा रहा? इधर विक्रम ने एक और बड़ा कदम उठाया।
उन्होंने अपने पद से स्वैच्छिक अवकाश लिया और सिविल डिफेंस एक्टिविस्ट के तौर पर केस की लड़ाई को निजी मुहिम बना दिया। क्या यह एक अफसर का पागलपन था या फिर न्याय के लिए जिम्मेदारी का वह उदाहरण जो शायद आज के अफसर भूल चुके हैं? सोशल मीडिया पर दो धड़े बन चुके थे, एक जो विक्रम और प्रिया को हीरो मान रहा था और दूसरा जो इस शादी को ही अपराध बता रहा था। कुछ चैनल्स ने तो प्रिया को मासूम शिकार और विक्रम को मनोरोगी बताना शुरू कर दिया। लेकिन क्या मीडिया की ध्वनि ही सच्चाई होती है? इसी बीच एक पत्रकार ने प्रिया को छिपकर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें कुछ रिटायर्ड अफसर एक कॉल में चर्चा कर रहे थे कि राजेश शर्मा की गवाही अगर दोबारा कोर्ट में आती है तो पूर्व गृह मंत्री, कुछ उच्च सैन्य अधिकारियों और एक राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है। यह वही नेता थे जिनके इशारे पर राजेश को गायब किया गया था। क्या अब प्रिया को बचाना संभव था या अब वह सच्चाई के इतने करीब आ चुकी थी कि कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा? आईपीएस विक्रम, जो अब एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में केस को संभाल रहे थे, ने वह कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की। उन्होंने न्यायाधीश से कहा, मेरे पास आधिकारिक शक्ति नहीं है, पर एक जिम्मेदार भारतीय के रूप में मैं कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इस केस की विशेष जांच एसआईटी को दी जाए और जो लोग इन फाइलों को दबा रहे हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। लेकिन कोर्ट के बाहर प्रिया पर हमला हो गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या एक चेतावनी? प्रिया को कुछ युवकों ने कोर्ट परिसर के बाहर घेर लिया और उसके चेहरे पर तेजाब जैसा कोई तरल फेंकने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि एक सड़क किनारे खड़े सीआरपीएफ जवान ने समय रहते बीच में आकर उसे बचा लिया। प्रिया बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने वहीं प्रेस से कहा, अगर मेरी आवाज इतनी खतरनाक हो गई है कि मुझे चुप कराने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश हो रही है तो यकीन मानिए मैं अब डरने वाली नहीं हूं। मैं अब सिर्फ गवाह की बेटी नहीं बल्कि इस देश की जिम्मेदारी बने चुकी हूं। क्या देश अब उसे सुनेगा या फिर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के नीचे उसकी आवाज एक बार फिर दबा दी जाएगी? इसी दौरान राजेश शर्मा को भी धमकी भरे पत्र आने लगे। उनमें लिखा होता, अगर कोर्ट में मुंह खोला तो तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजेश अब चुप नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दी कि वे अब मुख्य गवाह के तौर पर बयान देना चाहते हैं। क्या अदालत अब इस केस को खुले सत्र में सुनेगी? क्या उन नामों को सामने लाया जाएगा जिनके इशारे पर राजेश की जिंदगी को दफन कर दिया गया था? और सवाल यह भी, क्या अब प्रिया और विक्रम को जिंदा रहने दिया जाएगा? इन सब सवालों के बीच प्रिया ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, अब मैं केवल एक गवाह की बेटी बनकर न्याय नहीं चाहती, मैं खुद उस सिस्टम का हिस्सा बनकर उसके भीतर की गंदगी साफ करना चाहती हूं। क्या एक लड़की जिसने 16 की उम्र में, शादी की 17 की उम्र में अदालत में देश के खिलाफ साजिशें उजागर की, अब प्रशासनिक सेवा में आकर देश को बदलने की ताकत जुटा पाएगी? क्या विक्रम का त्याग, प्रिया की आग और राजेश की गवाही, यह सब मिलकर सिस्टम को झुका सकेंगे या फिर सत्ता, साजिश और संसाधनों की दीवार इन तीनों को कुचल देगी? क्या आपने कभी सुना है कि एक 17 साल की लड़की जिसने 16 की उम्र में एक मिशन के तहत आईपीएस अफसर से शादी की, अब उसी सिस्टम के खिलाफ यूपीएससी की तैयारी कर रही है? क्या उसकी उम्र में हालात और मानसिक आघात उसके सपनों को तोड़ पाएंगे या फिर वह दर्द ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या वह इतनी आसानी से तैयारी कर पाएगी जब उसके चारों ओर जानलेवा साजिशों का जाल बिछा हो? प्रिया की दिनचर्या अब आम छात्र जैसी नहीं थी। वो सुबह उठते ही योग करती, अखबार पढ़ती, देश दुनिया की राजनीति पर नजर रखती और रात तक केस की फाइलें, कोर्ट की कार्यवाही और यूपीएससी के नोट्स में डूबी रहती। लेकिन क्या तैयारी सिर्फ किताबों से होती है जब मन हर वक्त डर में डूबा हो, जब शरीर थक चुका हो
और आंखों में नींद नहीं, तब भी क्या कोई सिविल सेवा की तरफ कदम बढ़ा सकता है? आईपीएस विक्रम ने उसके लिए दिल्ली में एक सुरक्षित फ्लैट लिया, जहां सीआरपीएफ जवान 24 घंटे तैनात रहते। वहीं एक पुरानी रिटायर्ड आईएएस अफसर आशा गुप्ता को उसकी मार्गदर्शक बनाया गया। आशा मैडम ने पहली मुलाकात में ही कहा, बेटा, यह तैयारी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे अंदर के डर, गुस्से और घावों से लड़ने की ट्रेनिंग है। लेकिन अगर तू यह कर लेती है तो तुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं होगा। क्या प्रिया इस बात को समझ पाई? इधर कोर्ट में ऑपरेशन C-17 को लेकर जज ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी को सौंपा जाएगा और सभी सीलबंद दस्तावेजों को सुरक्षा के साथ जांच टीम को सौंपा जाए। इस फैसले ने दिल्ली से लेकर भोपाल, चंडीगढ़ और रायपुर तक की राजनीतिक गलियों में बवाल मचा दिया। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, कुछ ताकतें देश को बदनाम करने के लिए पुराने केस उखाड़ रही हैं। यह देशद्रोह है। क्या यह बयान डर का संकेत था या गुनाह की भनक? इधर प्रिया की मां को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कोई पुरानी दवा दी गई थी जो उनके शरीर के लिए घातक थी। क्या यह भी एक चेतावनी थी या प्रिया को उसकी मां के जरिए तोड़ने की कोशिश? प्रिया टूटती नहीं थी। अस्पताल के बाहर मीडिया से उसने कहा, अगर मेरी मां को नुकसान हुआ तो समझ लीजिए मैं अब सिर्फ यूपीएससी की छात्रा नहीं, क्रांति की शुरुआत बना जाऊंगी। क्या उसका यह आत्मविश्वास किसी बर्बादी की दस्तक था या भविष्य की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत? आईपीएस विक्रम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुद को केस से अलग करने की याचिका दी। अब जब केस राष्ट्रीय स्तर पर खुल गया है तो मेरे निजी रिश्ते के कारण कोई पक्षपात ना हो, इसलिए मैं सिर्फ एक गवाह और सुरक्षाकर्मी के रूप में इसमें रहना चाहता हूं। कोर्ट ने उनके फैसले को ईमानदारी का प्रतीक कहा। अब सवाल था, राजेश शर्मा कब बयान देंगे? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब पहली बार राजेश को गवाही के लिए बुलाया गया तो कोर्ट रूम में सन्नाटा था। देश के नामी वकील, पत्रकार, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और सुरक्षा बलों के अधिकारी मौजूद थे। जज ने कहा, आपके बयान पर देश की बहुत सारी जानकारियां निर्भर हैं। क्या आप गवाही देने को तैयार हैं? राजेश ने कहा, अगर मेरी बेटी इस देश के सामने खड़ी हो सकती है तो एक बाप को अब चुप नहीं रहना चाहिए। मैं आज सब बताऊंगा। और उन्होंने वह सब कहना शुरू किया जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। उन्होंने बताया कि किस तरह उस रात रेलवे यार्ड में उन्होंने ट्रकों में हथियार देखे, कैसे उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई। किस तरह उस रात रेलवे यार्ड में उन्होंने ट्रकों में हथियार देखे, तरह उन्हें पहले रिश्वत और फिर धमकी दी गई। उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन के नाम पर उनका फर्ज दफन करने की साजिश थी और उन्होंने 5 ऐसे नाम उजागर किए जो आज संसद, ब्यूरोक्रेसी और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष पर बैठे थे। क्या अब सिस्टम थम जाएगा या अब लड़ाई और गहरी होगी? प्रिया इस गवाही के बाद रो पड़ी। उसकी आंखों में अब सिर्फ अपने पापा की बेबसी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक गुस्सा था। उसी रात उसने आशा मैडम से कहा, अब मेरी तैयारी सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, देश को झूठ के दलदल से निकालने के लिए है। क्या प्रिया अब प्रशासनिक सेवा में जाकर सिस्टम को भीतर से साफ कर पाएगी या फिर यह साजिशें एक नई कहानी शुरू करेंगी जिसमें प्रिया को ही विलेन बना दिया जाएगा और प्रशासनिक सेवा में जाकर सिस्टम को भीतर से साफ कर पाएगी? सबसे अहम सवाल, क्या देश अब इस लड़की को उसकी उम्र, जाति, स्थिति से परे जाकर एक योद्धा मानेगा या फिर यह सब बस एक वायरल कहानी बनकर रह जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक केस की गवाही संसद में तूफान ला सकती है? क्या कभी किसी लड़की की आंखों से टपके आंसू सत्ता की कुर्सियों को डगमगाने की ताकत रखते हैं? क्या कोई अफसर जो कानून के सबसे ऊंचे पद पर रहा हो, एक नाबालिग से शादी कर सिर्फ प्रेम या दया के कारण नहीं बल्कि एक 17 साल पुराने केस को उजागर करने की रणनीति से कर सकता है? और अगर हां तो सवाल उठता है,
क्या वह अफसर सही था या सिस्टम के लिए खतरा बन गया? राजेश शर्मा की गवाही ने राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया था। जिन 5 लोगों का नाम उन्होंने कोर्ट में उजागर किया था, उनमें 2 वर्तमान सांसद, एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक खुफिया इकाई का रिटायर्ड अफसर और एक दक्षिण भारत के प्रमुख व्यवसायी शामिल थे। अदालत ने तुरंत एसआईटी को इन सभी से पूछताछ के आदेश दे दिए। पर क्या इतने बड़े रसूखदार लोगों से सिर्फ कानून सवाल पूछ सकता है, या इसके लिए जनुभार चाहिए? विक्रम और प्रिया को अब खुलेआम धमकियां मिलने लगी थी। कुछ मीडिया हाउस जो पहले इनके समर्थन में थे अब चुप हो चुके थे। कुछ पत्रकारों ने फोन करके कहा, सर हम आपसे सहमत हैं, लेकिन ऊपर से दबाव है, हमें यह मुद्दा हटाना पड़ेगा। क्या मीडिया आजाद है या उसे सिर्फ वही बोलने की छूट है जो सत्ता चाहे? प्रिया अब हर रात पढ़ाई के साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले रही थी। वह जानती थी अब दुश्मन विचारों में नहीं, गोलियों में बदल चुका है। एक रात दिल्ली के उस फ्लैट में जहां वह पढ़ती थी, अचानक बिजली चली गई। गार्ड नीचे खून से लथपथ मिला। ऊपर छत से कूदकर कुछ नकाबपोश भाग निकले। यह हमला सीधा था और संदेश साफ। आईपीएस विक्रम, जो अब तक सिविल डिफेंस एक्टिविस्ट बनकर साथ थे, अब खुद एक निजी सुरक्षा दल के साथ दिन रात प्रिया की सुरक्षा में लग गए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलने का प्रयास किया, लेकिन जवाब मिला, आप अब विभाग में नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं तय हैं। क्या सिस्टम अपनों को ही छोड़ देता है जब वह उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं? प्रिया ने खुद कैमरे के सामने एक वीडियो जारी किया। अगर मुझे कुछ हो गया तो समझ लेना यह एक लड़की की हत्या नहीं, एक गवाह की बेटी की आवाज का गला घोटा गया है। वीडियो वायरल हुआ, लाखों शेयर हुए, लेकिन क्या सिस्टम इस पर झुका? इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में एक झटका लगा। 3 गवाहों में से 2 गायब थे और तीसरे की लाश हरियाणा के एक नहर से बरामद हुई। क्या यह महज संयोग था या फिर साजिश की वह आखिरी परतें खुल रही थी जिन्हें राजेश शर्मा और विक्रम फाड़ने की कोशिश कर रहे थे? अब प्रिया के पास 2 ही रास्ते थे, या तो डर कर पीछे हट जाए या अब सीधा संसद तक जाए, और उसने संसद को चुन लिया। आरटीआई कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी संगठनों की मदद से प्रिया ने गवाह संरक्षण और पारदर्शिता विधेयक के लिए एक जन अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम था मैं जिंदा हूं। इस नाम के पीछे वही सच्चाई थी जो राजेश शर्मा ने 17 साल तक सहन की और जो आज प्रिया के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। क्या देश अब उसकी बात सुनेगा? कैंपेन वायरल हुआ, लाखों युवा जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग मैं जिंदा हूं ट्रेंड करने लगा। कॉलेजों में डिबेट शुरू हुए। क्या गवाहों को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जो मौत से बदतर हो? और लोग अब खुलकर सवाल करने लगे, अगर प्रिया की जगह किसी बड़े अफसर की बेटी होती तो क्या सिस्टम यूं चुप बैठा रहता? विक्रम ने इसी अभियान को लेकर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। पहली बार एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और एक गवाह की बेटी को राष्ट्रपति भवन के भीतर दाखिल होने दिया गया। विक्रम ने सीधे शब्दों में कहा, सर, अगर इस देश में न्याय पाना एक लड़की के खून का सौदा बन जाए तो सोचिए हम कैसे राष्ट्र निर्माण की बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने उनका प्रस्ताव सुना और आश्वासन दिया कि विधेयक पर चर्चा की जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ चर्चा काफी है? जब तक सजा नहीं मिलती तब तक न्याय अधूरा रहता है। और प्रिया जानती थी कि अब वह सिर्फ कानून नहीं, क्रांति की राह पर है। अब कोर्ट ने एक और आदेश दिया, राजेश शर्मा को 1 महीने के भीतर संसद की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन क्या वह 1 महीने में जिंदा बचेंगे? और क्या प्रिया उस दिन तक अपने सपने और अपने पिता को बचा पाएगी? क्या विक्रम की यह सबसे बड़ी लड़ाई होगी जहां वह अपनी वर्दी नहीं, अपने आत्मसम्मान और अपने उस वादे के साथ खड़ा है
जो उसने एक झोपड़ी की लड़की से शादी करते वक्त बिना कहे निभाने का निश्चय किया था। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच जिंदा रहेगा या यह देश फिर एक बेटी और एक ईमानदार अफसर की कुर्बानी को खामोशी से भुला देगा। वह सुबह बाकी सुबहों से अलग थी। दिल्ली की सड़कें ठंडी थी, लेकिन देश भर में माहौल गर्म था। मीडिया, सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों से लेकर न्यायपालिका तक एक ही नाम गूंज रहा था, प्रिया शर्मा। क्या वह एक आंदोलन बन चुकी थी? क्या एक 17 साल की लड़की जो गवाह की बेटी थी अब पूरी व्यवस्था को आईना दिखा रही थी? और अगर हां, तो क्या यह सिस्टम उसका जवाब देने को तैयार था? संसद परिसर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे, हाथों में तख्तियां थी। मैं जिंदा हूं, गवाह की बेटी। देश की बेटी। सिस्टम नहीं बदलेगा तो बेटियां लड़ेंगी। भीतर विशेष संसदीय समिति की बैठक शुरू होने वाली थी, जिसमें राजेश शर्मा को पेश किया जाना था। लेकिन उससे पहले जो हुआ, उसने इस देश की आत्मा तक को झकझोर दिया। सुबह 9:47 पर विक्रम के मोबाइल पर एक कॉल आया। नंबर अज्ञात था। आवाज थी कांपती हुई, आपकी बीवी और ससुर को अगवा कर लिया गया है। अगर एक शब्द बाहर निकला तो दोनों की लाशें आपको यमुना घाट पर मिलेंगी। क्या यह एक आखिरी धमकी थी या साजिश का अंतिम अध्याय? विक्रम ने बिना समय गंवाए दिल्ली पुलिस, एनआईए और निजी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया। लेकिन वह जानते थे जिनसे वह लड़ रहे हैं वह लोग कानून की किताब से नहीं, सत्ता के रिमोट से काम करते हैं। प्रिया, जो सुबह परीक्षा देने जा रही थी, को रास्ते से ही गायब कर दिया गया था। राजेश शर्मा, जो जस्टिस हॉल के लिए निकल रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी गायब हो गई। क्या सिस्टम फिर जीतने जा रहा था? 10:30 बजे NAD 7 पर ब्रेकिंग न्यूज चली। प्रिया शर्मा और राजेश शर्मा लापता। राष्ट्रपति को सौंपा गया पत्र सार्वजनिक। लेकिन इससे पहले कि लोग अफसोस करते, एक वीडियो सामने आया। प्रिया का प्री रिकॉर्डेड मैसेज, जिसे उसने कुछ दिन पहले विक्रम के कहने पर तैयार किया था। प्रिया की आवाज गूंजती है, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि सच्चाई को बंद करने की आखिरी कोशिश हो चुकी है। लेकिन अब आप सब मेरी आवाज हैं। मैं एक गवाह की बेटी हूं जिसने 17 साल बाद अपने पापा को जिंदा पाया। मैं उस सिस्टम से नहीं डरती जिसने उन्हें छिपाया, बल्कि उस जनता से उम्मीद रखती हूं जो सच्चाई को जिंदा रख सकती है। अगर आज मैं नहीं रही तो वादा करो, मेरी कहानी को सड़कों तक पहुंचाओ ताकि किसी और राजेश शर्मा को गुमनामी में ना मरना पड़े। क्या अब मामला सिर्फ कोर्ट का रह गया था या यह अब जन क्रांति का रूप लेने वाला था? सारा देश सड़कों पर था। JNU, DU, BHU, AMAU, IIT, IIM से लेकर छोटे शहरों के कॉलेजों तक मैं जिंदा हूं आंदोलन का झंडा उठ चुका था। ट्विटर पर जस्टिस फॉर प्रिया दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। यूनाइटेड नेशंस ने बयान जारी किया, भारत में गवाह सुरक्षा पर पुनर्विचार आवश्यक है। यह केस मानवाधिकारों का प्रतीक बन चुका है। उधर दिल्ली के यमुना घाट के पास से एक महिला और एक पुरुष जिंदा बरामद हुए, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। वह कोई और नहीं, प्रिया और राजेश शर्मा बहाल थे। लेकिन उन्हें लहूलुहान हालात में देखकर जो शख्स सबसे ज्यादा टूटा वह था विक्रम सिंह राठौड़। प्रिया ने विक्रम का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैं बच गई, लेकिन अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अब यह सिर्फ एक केस नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। और वह होश खो बैठी। 15 दिन ICU में रहने के बाद जब प्रिया बाहर आई तो उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वह सीधे UPSC परीक्षा केंद्र गई और परीक्षा दी। क्या यह संकल्प था या सिस्टम को जवाब देने का तरीका फिर आया? वह दिन जब UPSC का परिणाम घोषित हुआ, देश भर की निगाहें स्क्रीन पर थी। रोल नंबर 1,11,000
1283 नाम प्रिया शर्मा रैंक 7। क्या अब कोई शक था कि संघर्ष करने वालों को कोई रोक नहीं सकता? आईएएस बनने के बाद जब पहली बार प्रिया ने मीडिया से बात की तो कहा, आज मैं अफसर नहीं बनी, आज मैं जिंदा इंसाफ बन चुकी हूं। मैं उस कुर्सी पर बैठने जा रही हूं जहां से मैं उस सिस्टम को बदलूंगी जिसने मेरे पापा को गायब किया, जिसने मुझे तोड़ने की कोशिश की और जिसने इस देश की बेटियों को डरा रखा है। अब डर को कुर्सी से हटाकर हिम्मत बैठाई जाएगी। आईपीएस विक्रम, जो अब समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन चला रहे थे, ने उस दिन सिर्फ एक बात कही। जिस बेटी से मैंने शादी की थी वह अब इस देश की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी है। मेरी भूमिका बस उसे रास्ता दिखाने की थी, लेकिन अब वह खुद इस देश के लाखों लोगों के लिए रास्ता बन गई है। और आज भी जब कोई लड़की अपने हक के लिए लड़ती है, कोई छात्र सिविल सेवा की तैयारी करता है या कोई गवाह सामने आने से डरता है, तो एक ही नाम गूंजता है, मैं प्रिया हूं, मैं जिंदा हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी गहराई में दबी हो, अगर उसके लिए कोई डटकर खड़ा हो जाए तो वह पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। प्रिया एक आम लड़की थी जिसने बचपन से सिर्फ दर्द और अन्याय देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उस देश के लिए लड़ाई लड़ी जिसने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि अफसर वही नहीं होता जो सिर्फ कुर्सी पर बैठे, बल्कि अफसर वह होता है जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपनी कुर्सी भी छोड़ दे। आईपीएस विक्रम का त्याग और ईमानदारी, प्रिया की साहस और संघर्ष, दोनों मिलकर इस बात की मिसाल बनते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई साजिश, कोई डर, कोई धमकी इंसान को उसके रास्ते से नहीं हटा सकती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र, हालात या पृष्ठभूमि कभी किसी की ताकत तय नहीं करती। जो भीतर से जलता है वही बाहर रोशनी फैलाता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमें कहां से देख या सुन रहे हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी हों, हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।